हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयू रिजल्ट में स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लूसेंट को 50 दिन में कैसे ख़त्म करें। उसी के अंतर्गत पहला जो वीडियो था बायो से था। बायो में हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में जाने कि बायो में हमें टोटल कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो बायो को हम लोगों ने 2 सेगमेंट में डिवाइड किए थे, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग ने 16 टॉपिक डिस्कस किया था और बॉटनी में हमें टोटल 5 टॉपिक पढ़ना है। कुल मिला के हमें 16 टॉपिक पढ़ना है और उसी के अंतर्गत आज का यह पहला वीडियो जूलॉजी के अंतर्गत है आप लोगों के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जूलॉजी में सबसे पहला जो पढ़ना है हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण। पोषण, अब ये वर्ड देखते हुए आपके मन में ये आना चाहिए सवाल कि पोषण आखिर होता क्या है, पोषण क्यों जरूरत है। तो उन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पोषण, जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? पोषण। पोषण के लिए हम लोग क्या लेते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या हो गया? जैसे प्रोटीन, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, चावल खाने से स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। ठीक है। अब पोषक तत्व का क्यों जरूरत है? पोषण क्यों करते हैं? क्योंकि पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा से हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कोई भी शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है। पोषण का 2 तरीका होता है। एक होता है जिसे ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, दूसरे को हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है, जिसका हिंदी है स्वयंपोषी, परपोषी। जैसा कि हिंदी नाम अपने आप में स्पष्ट है, स्वयं। स्वयं का अर्थ होता है खुद से, और परपोषी मतलब जो दूसरे पे भोजन के लिए निर्भर हो, उसे परपोषी कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि स्वयंपोषी जीव स्वयंपोषी कैसे खाना बनाते हैं। तो स्वयंपोषी खुद से खाना बनाते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी पादप जगत के पेड़ पौधे आते हैं सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। परपोषी के अंतर्गत जंतु जगत के जितने भी जीव हैं सब परपोषी कहलाते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में हम लोग स्वयंपोषी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है और जिस विधि से बनाता है उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। आप लोग बहुत के बारे में पहले भी पढ़े होंगे। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा जड़ के माध्यम से जल को लेकर 2 कंडीशन होना बहुत जरूरी है, एक क्लोरोफिल और दूसरा सूर्य का प्रकाश, तभी क्या बनेगा? भोजन, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज के अतिरिक्त हमारे पास और क्या मिलता है? ऑक्सीजन और वाटर, जिसे जल कहते हैं, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। जैसा कि बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कौन सा उत्पाद बाय प्रोडक्ट अन्य उत्पाद है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रमुख उत्पाद ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्रमुख उत्पाद है और बाय प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, वो ऑक्सीजन है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे अभी हम आपको वीडियो बता रहे हैं, बायो का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इससे संबंधित अगर केमिस्ट्री का भी कुछ आता है तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वो आपका क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट, मतलब आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है। ओके, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन के टाइम में और रात के टाइम में दोनों होता है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है उत्पादन का वो कम होता है। दिन के समय क्या बनाते हैं पेड़ पौधे? ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन वही रात के समय में बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? मंड बनाते हैं। और जब आप ये क्रॉस चेक कीजिएगा तो बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बने हैं। होता क्या है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट को रखने में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि हमने 500 क्वेश्चन तैयार कर लिया है। लेकिन आज के एग्जाम के बदलते स्वरूप को देखते हुए आपको जब तक पूरा कोर कंसेप्ट नहीं समझ आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप जरूर क्वेश्चन में फंसेंगे। ऑब्जेक्टिव रटना बंद कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। 2-3 महीने जम के दीजिए, मेहनत कीजिए हमारे साथ। और आपको बता देते हैं कि हमारे साथ अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सूर्य का प्रकाश आया, ये खुद अपने आप में एक टॉपिक है। अगर इसको बताना शुरू किए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाते हैं। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दोपहर में बैठ गए धूप के अंतर्गत और लिए जा रहे हैं। विटामिन डी भी जो मिलेगा 9 बजे से पहले मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। देखिए आपके सामने है, प्रकाश ऊर्जा मैंने सूर्य के उपस्थिति में पेड़ पौधा खाना बनाता है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा में बदल कर क्या बनाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। कभी कभी तो क्या करेगा, आपको ये इक्वेशन ही दे देगा और एक कोई चीज गायब कर देगा, बोलेगा इसे बैलेंस करें। तो आपको दोनों तरफ से तैयार रहना है, ये नहीं ऑब्जेक्टिव में रट लिए, रटने से काम नहीं होगा। आपको क्षणिक सुख मिलेगा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया है, लेकिन दावा है अभी के एग्जाम के बदलते ट्रेंड को के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखिए, सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। नवीकरणीय जैसा कि नाम ही है, नवीन, मतलब जिस ऊर्जा को हम नया बना सकें उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। सरकार भी, क्योंकि सौर ऊर्जा सीमित है, सीमित नहीं असीमित है, प्रचुर मात्रा में मिलती है, इसलिए सरकार भी क्या है, सोलर प्लेट को बढ़ावा दे रही है। आप लोग करंट अफेयर्स में भी पढ़ते होंगे कि मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया, अमरकंटक में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया, क्योंकि हमारे पास जो अनवीकरणीय संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोल, वो लिमिटेड है, सीमित है। एक अवधि के बाद क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। खैर ये पर्यावरण का विषय है, पर्यावरण वाले जिस दिन हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस दिन आपको इन सभी चीज को फिर से रिपीट करके बताया जाएगा, और उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल को भी डिस्कस किया जाएगा कि बहुत सारे प्रोटोकॉल बने हैं जहाँ पे बहुत विभिन्न देशों के राजनयिक आपस में जुटते हैं, सहमति बनाते हैं, क्योंकि अभी मानव नित्य नवीन तरक्की किया है, लेकिन तरक्की के पीछे विनाश भी छोड़ता जा रहा है, जिसको हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अगर इसी रफ्तार से प्रदूषण कायम रहा तो आने वाली पीढ़ी बहुत ही ज्यादा कष्ट में जीवन व्यतीत करेगी। सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है, ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। देखिए आपको तो हमेशा याद रखना, हमेशा कि किसी भी एग्जाम में 60% जो क्वेश्चन है वो एवरेज पूछा जाता है और 40% टफ रहता है, और कट ऑफ हमेशा इस दोनों के बीच में आता है। अब देख लीजिए आपको ज्ञानी बनना है या नौकरी लेना है। अगर नौकरी लेने का इरादा है तो एग्जाम के बदलते स्वरूप के अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा। यदि नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत सारे ज्ञान वर्धक चैनल हैं, आप वहां जाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए नाभिकीय संलयन में होता क्या है, हाइड्रोजन का दो अणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाता है, हीलियम का एक अणु, और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी पद्धति का यूज करके हम लोग सोलर सेल का में सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा भी मैच्योरिटी आया नहीं है, क्योंकि अभी मैंने शुरू ही किया है, तो कभी कभी रिदम में इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे लड़ेगा तो आप जरूर हमको थैंक यू बोलिएगा। मेरा ये दावा है कि आपका टाइम और आपका MB बर्बाद नहीं जाएगा। आप एक बार 2 के स्पीड पे ही सही, लेकिन वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए फायदाकारी होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो उसके बाद का प्रक्रिया आप सभी को पता है। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर आपके सामने मुखातिब होंगे। देखिए आगे का जो टॉपिक है वो ये है कि पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, कैसे करती है, अब हम उसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। पेड़ का जड़ नीचे तक रहता है, जड़ का काम है नीचे से पृथ्वी के सतह से जल को यहाँ तक पहुँचाना है। इसके लिए 2 तरह का उत्तक जिम्मेदार है। एक का नाम है जाइलम, XYLEM जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम या इसे फाइलम भी कहते हैं। देखिए जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, BPSC में कई दफा पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जाइलम मतलब क्या है, जड़ से जल को पत्ती तक पहुंचाता कौन है, जाइलम। जाइलम क्या पहुंचाता है, जल, कहाँ से, जड़ से लेकर पत्ती तक। फाइलम का क्या काम है, ये अब देखिए पत्ती खाना बनाएगी, तो खाना का तो एनर्जी का तो आवश्यकता हर एक अंग को है, हर एक भाग को है, तो ये ऊर्जा को यहाँ से यहाँ कौन पहुँचाएगा, फाइलम, ठीक है।
इसे क्या कहते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। जब हम लोग ये बोटनी वाला सेगमेंट पढ़ेंगे तब हम इसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आपको ये पता होगा कि पत्ती में एक छोटा छोटा रंध्रनुमा संरचना होता है जिसे स्टोमाटा कहते हैं। ये क्या करता है, सूर्य के किरण को आकर्षित करता है। और पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है। ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। धीरे धीरे और भी चीज बताते जाएंगे, जो सामने आएगा बताते जाएंगे। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, यह भी प्रश्न आता है। तो सिम्फर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने खोजा, सिम्फर। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों समय में होता है। दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद बनता है उसे ग्लूकोज कहते हैं। रात के समय में चूंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता नहीं है तो उस समय जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, मंड, जिसे स्टार्च कहते हैं। जैसे गाँव घर में बोलते हैं ना, माड़ भात, माड़ वही मंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा फंसने का बहुत ज्यादा चांस है। पूछे कैसे, तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होगा किस कलर के लाइट में होगा। तो बच्चा चूंकि पत्ता हरा है तो वो ग्रीन में टिक करके आ जाएगा, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो लाल और ब्लू रंग में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये देखिए सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछेगा डायरेक्ट। इसका जब आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो गलत होगा। इसमें दिमाग लगाना, मतलब 60% रटना है, 40% समझना है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब होगा। ठीक है, तब छूटेगा नहीं क्वेश्चन। सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे और बैगनी रंग के कलर में होता है, हरे और बैगनी रंग के कलर पे। यहाँ पे फंसने का बहुत ज्यादा चांस था। अब देखिए पेड़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो पेड़ का जो उम्र है वो उसके वलय को गिन के कहते हैं, जिसे रिंग्स बोलते हैं, रिंग्स। इसको गांव घर के भाषा में साल बोलते हैं। साल बोलते हैं, लकड़ी में साल है, पलंग बनाने के टाइम में बोलते हैं लकड़ी में साल होना चाहिए। तो लकड़ी क्या होता है, मोटा, लेकिन लकड़ी को ज़्यादा दिन रखेगा तो क्या होगा, दिमाग खा जाएगा। इसी तरह से आपको भी रेगुलर वीडियो देखते रहना है ताकि माइंड को ब्रश अप चाहिए, बार बार रिवीजन चाहिए, ब्रश अप ब्रश अप ब्रश अप। क्योंकि आजकल एग्जाम का ट्रेंड बदला है और मटेरियल की पहुंच सब तक सुनिश्चित है। तो आपको अगर एक स्मार्ट वे से पढ़ना है, पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। अब बाद बाकी आप तो 3 सिनेरियो जान ही रहे हैं, विश्व भारत में क्या चल रहा है रोजगार को लेकर। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, इसलिए आप लोग लगिए, मेहनत हमारे साथ कीजिए, निश्चित अच्छा रिजल्ट होगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए प्लांट के उम्र का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, प्लांट का एज का स्टडी, प्लांट एज स्टडी को क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जिसमें आदमी बार बार फंसता है कि बम्बू जो बांस है, बांस क्या है, बच्चा तुरंत टिक मारेगा पेड़, लेकिन आप यहीं पे गलत है। बम्बू जो है घास का उदाहरण है। ठीक है, बम्बू एक घास का उदाहरण है। बम्बू मटन पटना का बहुत फेमस है, कभी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड जितना टॉपिक है मैं छोटे छोटे बुलेट फॉर्म में लिख के लाया हूँ और आपके सामने डिस्कस करूँगा। अब देखिए पेड़ पौधा और जानवर का एक निश्चित संख्या में होना बहुत जरूरी है, जिसे आहार पिरामिड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए। क्यों, क्योंकि पिरामिड जो है, पिरामिड से संबंधित 2 क्वेश्चन ये बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। और जितना भी हम आपको बता रहे हैं सारा ये 10th एनसीईआरटी 10th और लुसेंट की बुक की समरी है। तो आप अगर वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो आपका एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जाकर 9th 10th की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। 9th 10th की एनसीईआरटी को पढ़ने से क्या होगा, आपका एक बेसिक समझ डेवलप होगा और उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा वीडियो तो फिर भी एक सजेशन है कि आप एनसीईआरटी को जाकर एक बार जरूर पढ़ें। कब तक 500 200 एमसीक्यू रट के काम चलेगा, उससे काम बनने वाला नहीं है। देखिए तो हम लोग कहाँ थे, ठीक, पोषण को डिस्कस कर रहे थे। आज के पूरे वीडियो में हम लोग
ऑटोट्रॉप्स के बारे में अध्ययन किया है। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, नहीं होता है, हाँ, पिरामिड के बारे में, जिसे आहार पिरामिड कहते हैं, आहार श्रृंखला भी कहते हैं, आहार श्रृंखला, इंग्लिश होता है फूड चेन, ठीक है। इसमें होता क्या है, कई स्तर पे जीव को बांटा गया है, ठीक है। जैसे सबसे पहले, जैसे घास, घास को कौन खाएगा, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ठीक है। कीड़ा को कौन खाएगा, कीड़ा को खाएगा सांप, ठीक है। अब सांप को कौन खाएगा, बाज। अब बाज जब मरेगा तो सर गल के कहाँ आ जाएगा, पृथ्वी पे, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु रहते हैं जो कि इससे सड़ा करके क्या बना देंगे, खाद। इसी के कारण पृथ्वी का जो ऊपर वाला सतह है, ह्यूमस के कारण उपजाऊ होता है। आप लोग गांव में, अगर ग्रामीण क्षेत्र के कोई है तो गांव में देखते होंगे, जहाँ से मिट्टी की खुदाई हुई है वहाँ पे एक जो छोटा सा दूब, जिसको घास बोलते हैं, वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है, नीचे जाते जाएंगे, ह्यूमस की मात्रा घटते जाएगी, ह्यूमस की मात्रा घटेगी, वहाँ पे किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होगा। ओके, देखिए, आहार श्रृंखला में एक नियम है, लिंडेमान का नियम जिसे कहते हैं, लिंडेमान का नियम। लिंडेमान का नियम कहता है कि नीचे से ऊपर जाने में ऊर्जा का जो स्तर है उसमें 10% की कमी होती है। कैसे कमी होती है, अगर मान लीजिए घास 1000 है तो कीड़े की संख्या 100, सांप 1 और बाज इस तरह से, देख रहे हैं ऊर्जा का स्तर 10% घटता जा रहा है। और इसका जो पिरामिड है वो हमेशा क्या होगा, सीधा, क्या होगा, सीधा। अगर मान लीजिए अचानक से कीड़ा बढ़ जाए, कीड़ा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पूरा घास खत्म, पूरा घास खत्म। तो कीड़ा कुछ दिन बाद खाएगा क्या, और कीड़ा को जब खाना नहीं मिलेगा तो कीड़ा मरेगा, कीड़ा मरेगा तो सांप भी मर जाएगा, सांप मरेगा तो बाज भी मरेगा। इसलिए एक पारिस्थितिक तंत्र का होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो पारिस्थितिक तंत्र को छोटा, उसके साथ थोड़ा भी खिलवाड़ करते हैं तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा और हमें बहुत सारे भयंकर कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। इसलिए देखते होंगे सरकार, शांत घाटी, पश्चिमी भारत का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, इसको पश्चिमी घाट के नाम से कहते हैं, इस एरिया को रिजर्व रखिए ताकि यहाँ पे कोई भी मानव का हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि यहाँ से जैव विविधता इससे प्रभावित होगी, ठीक है। अब बता रहे हैं आपको IUCN के बारे में, क्योंकि मानव बहुत सारे जीव का शिकार करता है अपने आवश्यकता, अपने शौक की पूर्ति के लिए, तो जीव जंतु का भी होना सृष्टि में बहुत जरूरी है। इसी के लिए IUCN नाम की एक संस्था है जो रेड डाटा बुक नाम से पब्लिश करती है। और रेड डाटा बुक इसमें क्या करते हैं, जो भी जीव जंतु जो संकट प्राय हैं या जिसका जो संकट आगे हो जाएगा, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, एक बुक डाटा तैयार करती है। तो संकट प्राय जीव का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक है BOD, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। मतलब पशु पक्षी, ये जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जलीय जीव को जीवन के लिए कम से कम जल में 6% ऑक्सीजन का होना आवश्यकता है। आप लोग जो देखते होंगे एक्वेरियम, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल, अस्पताल में, उसमें 6% ऑक्सीजन ऊपर से प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप बुलबुले के रूप में देखते होंगे। और मछली किससे सांस लेती है, तो गिल्स से, गल्फर से। इसलिए आप लोग अगर मछली खरीदने जाते होंगे तो गिल्स उसका ऐसे करके निकाल के देखते हैं, अगर पूरा रेड है इसका मतलब मछली ताज़ा है, और उसका कलर अगर डिस्कलर मैरून हो गया तो इसका मतलब मछली 3-4 दिन का है और आंध्रा का है, बर्फ वाला, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम इसमें कचरा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है कचरा डालने से क्या होगा, आपको ये भी पता होगा कि कचरा ऊपर ऊपर तैरेगा और जो बाहर से, जो वातावरण से जो ऑक्सीजन जल में आना चाहिए सही रूप से नहीं पहुंचने के कारण जलीय जीव क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। और ऑप्शन में यही था, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, कुछ नहीं होगी।
इस तरह का आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हम लोग पोषण के अंतर्गत हम लोग स्वयं पोषण को डिस्कस किया है। ठीक, चूँकि 20 मिनट का वीडियो हो चुका है और ज़्यादा बड़ा होने के कारण ये बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए इसका पार्ट 2 जो कि कल आएगा उसमें हम लोग हेटेरोट्रॉफ मतलब परपोषी को डिस्कस करेंगे। तो कल के लिए वेट कीजिए, वीडियो मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। धन्यवाद। बाद बाकी आप ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर दें, क्योंकि फीडबैक जरूरी है, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, सीख रहा हूँ। एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं, उससे जो भी अनुभव प्राप्त है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद एक अच्छा खासा अनुभव आया है किस तरह से तैयारी की जाए, और एक फेल्योर आदमी आपको अच्छे से डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अब अगर अच्छा लगे तो पता ही है क्या करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।